वेलकम टू एचएस क्लासेस बच्चों। ये रहने वाला है आपके फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का लेक्चर नंबर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी। इसके पहले जो आप लोग पढ़ते थे ऑनलाइन डिजिटल तरीके से अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर हम लोग एनसीईआरटी बुक को रीड करके आपको पढ़ाते थे, लेकिन अब कुछ फॉर्मेट चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया भैया? तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड के ऊपर। अब हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड के ऊपर, लेकिन एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है वो हमारे साथ ही रहेगी। इसके बाहर का कुछ भी कंटेंट नहीं रहेगा। जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो एनसीईआरटी बुक से ही प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का आपका लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। और क्लास 8 के बच्चों आपके लिए एक और डील है। चैनल के ऊपर आ रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों के अंदर जैसे ही थोड़ा बहुत सिलेबस कवर अप हो जाता है आपके हाफ ईयरली तक का, तब आने वाला है मैराथन सेशंस, जिसके अंदर 3 से 4 घंटे के मैराथन सेशंस होंगे और पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, सब कुछ का कंटेंट, सारा स्टडी मटेरियल उसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। क्या उसके पैसे लगेंगे? बिल्कुल पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम लोग की कहानी कहां पहुंची थी देख लो। आप लोग के सामने एनसीईआरटी बुक यहीं पे रख रहा हूं। इसके बाहर से हम लोग कुछ नहीं पढ़ने वाले। बस एक ये डिफरेंस है कि थोड़ा रीड करते थे, अब वो जो रीडिंग वाला पोर्शन है वो मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो यहां समझा दूंगा, रीडिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरा लेक्चर देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहां पे हमने छोड़ा था? हमारा जो लेक्चर नंबर 1 था, मेरे ख्याल से हमने छोड़ा था जो ब्रिटिश मर्चेंट्स, जो ट्रेडर्स थे ब्रिटिश, वो आ चुके थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी हमारी स्टार्ट होती है औरंगजेब से। औरंगजेब क्या था? ये औरंगजेब जो था ये एक लास्ट मुगल एम्परर था। कब? औरंगजेब 1707, ये लास्ट मुगल एम्परर था। अब इसकी तरह भोचू, गधा, नलायक आदमी आपको नहीं मिला होगा कहीं। क्यों भाई? औरंगजेब ने ऐसी क्या गलती की? औरंगजेब ने जो है अपने जो किंगडम था उसको छोड़ के वो बेचारा चला गया था महाराष्ट्र के ऊपर एक्वायर करने, जिसके कारण उस जो दूसरे रूलर्स थे उनको तो मौका मिल गया भाई औरंगजेब के किंगडम को लेने का। तो औरंगजेब ने जो है सबसे बड़ी गलती की थी। मैं यहाँ लिख देता हूं कि ये क्या था। ये एक मुगल रूलर था, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। क्या था बच्चों? लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था औरंगजेब, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। थोड़ा जल्दी जल्दी रिकैप करते हैं। इसके जो सूबेदार थे, सूबेदार उस टाइम के वन ऑफ द हाईएस्ट हायरार्की थी जो दी जाती थी इंडियंस को। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इसके जो किंगडम था उधर रीजनल किंगडम स्टैब्लिश करना चालू कर दिया था। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ जो आपको पढ़ाया गया था एनसीईआरटी बुक के अंदर। इसके बाद की कुछ कहानी देख लेते हैं। औरंगजेब के बाद की कहानी में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसा था, कैसा नहीं था, ये थोड़ा सा आप लोग नजर दे लो। औरंगजेब के बाद जो था कि कुछ लड़ाइयां चलने लगी थी भाई। अब साथ साथ में डिस्प्यूट होने लगी थी, लड़ाइयां होने लगी थी लोगों के बीच में। अब उसी में कुछ डिस्प्यूट हो रहे थे। तो उसी टाइम में मुगलों के बीच में भी एक डिस्प्यूट चल रहा था। मुगलों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। तो अब डिस्प्यूट चल रहा है, औरंगजेब तो नहीं रहा, लास्ट मुगल एम्परर था सर। तो उसके बाद उसको एक्वायर कौन करे भाई? उसकी टेरिटरी को कौन समझेगा, कौन संभालेगा, कौन मुगलों की जो है डायनेस्टी संभालेगा? कोई तो था नहीं। लेकिन जो रिवॉल्ट चल रहे थे, जो सिविल वॉर्स चल रहे थे कंट्री के अंदर, उसके लिए भी तो एक पावरफुल लीडर चाहिए। वो लीडरशिप किसने दिखाई? वो लीडरशिप दिखाई तुम्हारी बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर, ये नाम याद रखना। इन्होंने जो है लीडरशिप दिखाई, लेकिन इनकी लीडरशिप भी कोई काम नहीं आई। इनको लास्ट में हार ही मिली। ये देखो, ये बहादुर शाह जफर एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है। ये फोटो देख लेना बहादुर शाह जफर की। ठीक है, औरंगजेब के बाद मोस्ट पावरफुल रूलर, मुगल रूलर कोई था नहीं, तो ये बने थे जो डिस्प्यूट चल रहे थे उनके अंदर। और डिस्प्यूट का ईयर भी याद रख लो, 1857। 1857 के अंदर जो डिस्प्यूट चल रहे थे उसके अंदर जो था, बहादुर शाह जफर ने जो है एट दैट टाइम रिवॉल्ट को लीड किया था। और उसका नतीजा क्या हुआ? इन्हें हार मिल गई भाई, मुंह की खा के आए थे ये। डिफीटेड, ही वॉज डिफीटेड, उनको हार मिली थी। और उसके बाद जो था उनके जो 2 बेटे थे, जो सन्स थे उनको कोल्ड ब्लडेड कर दिया गया था, मार दिया गया था। ये कुछ कहानी थी, यहां तक ये समझ में आ गया? कोल्ड ब्लडेड हो गए थे। ठीक है, इतनी कुछ कहानी थी। ये समझ में आ गया है तो कमेंट के अंदर लिखो हाँ आ गया, जल्दी जल्दी। चलो अब इसके आगे की कहानी समझते हैं। इसके आगे की कहानी क्या हुई थी?
अब इंडिया में सबसे ज्यादा रिच क्या है? इंडिया एक बहुत ही रिसोर्स रिच कंट्री है जिसके अंदर बहुत सारी चीजों की रिसोर्सेज है। अब देखिए उस टाइम पे जो था इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था जितना आज के समय में डेवलप्ड है इंडिया, लेकिन उस टाइम पे भी जो इंडिया के पास रिसोर्सेज थे वो किसी और ईस्ट की कंट्रीज, वेस्ट की कंट्रीज किसी के पास नहीं थे। तो अब जहां पे भैया कोयले की खदान है वहीं जाके कोयला निकालोगे ना, कहीं और से तो मिलेगा नहीं। तो वही चीज यहां पर भी हुआ, इंडिया के अंदर बहुत सारे अदर कंट्रीज आने लगी। उन्हीं कंट्रीज में से एक कंट्री थी जिसका नाम था इंग्लैंड। जिसका नाम क्या था बच्चों? इंग्लैंड। इंग्लैंड एक कंट्री थी और यहां से कौन सी ट्रेडिंग कंपनी आई थी? ये नाम हमेशा याद रखना कि कौन सी ट्रेडिंग कंपनी थी, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट नाम है। उस ट्रेडिंग कंपनी का नाम था EEIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे नाम है, लेकिन मेन EIC को ही फुल फॉर्म दिया जाता है। EEI से लिखा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां लिख भी देता हूं मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वन ऑफ दी मोस्ट फेमस कंपनी थी उस टाइम की, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी आपकी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। अब ये कब आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो आपका जो था क्वीन एलिजाबेथ के कहने पे। क्वीन एलिजाबेथ कौन थी? उस टाइम की जो थी इंग्लैंड की वो रानी थी क्वीन एलिजाबेथ। और ये कब की बात हो रही है? ये 1600 की बात हो रही है। मुगलों का शासन कब खत्म हुआ? अभी मैंने आपको बताया कि मुगलों का शासन कब खत्म हुआ। मुगलों का शासन 1707 के अंदर खत्म हुआ था, लास्ट मुगल एम्परर औरंगजेब के टाइम में। उसके बाद जो थी ये क्वीन एलिजाबेथ, 1600 की बात हो रही है, यानी कितना टाइम पहले? 100 साल पहले की बात हो, 1000 साल पहले की बात हो रही है, मैंने 1 BC पहले की बात हो रही है। BC क्या होता है बच्चों? बिफोर कॉमन एरा की यहाँ पे बात हो रही है। तो अब ये जो आई ना क्वीन एलिजाबेथ, ये थोड़ी मनमौजी टाइप की आदमी थी। मनमौजी मतलब जो मेरा मन में आएगा मैं करूंगा भाई, मेरा मन में आएगा मेरे को किसी को मारना है मैं मरवा दूंगा, इस टाइप की ये क्वीन एलिजाबेथ आदमी थी। क्वीन एलिजाबेथ का कहना था कि ईस्ट में जो ट्रेडिंग होगी, ट्रेडिंग का मतलब व्यापार होता है, ईस्ट में जो ट्रेडिंग होगी, ईस्ट में जो ट्रेडिंग होगी सिर्फ हम लोग करेंगे। मेरे सामने कोई बोल सकता है क्या? वो वाली बात थी, सिर्फ ईस्ट में ट्रेडिंग होगी वो हम लोग करेंगे। अब भैया राइवलरी है आपकी, आपसे कोई आगे ना निकल जाए, इस डर में इन्होंने कह तो दिया कि ईस्ट में ट्रेडिंग हम करेंगे। और इनको रूट नहीं पता था कहां से जाना है, भूलते भटकते आ तो गए इंडिया। कहाँ आ गए? कौन सी कंपनी इंडिया आ गई? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में पहुंच भी गई भूलते भटकते। लेकिन यहाँ पे जो कंपटीशन था सिर्फ खत्म नहीं होता, यहाँ पे कंपटीशन और बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ पे पहले ही से बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज आ चुकी थी, बहुत सारी कंट्रीज जो थी कि वो आ चुकी थी। अब बहुत सारी कंपनी आ चुकी है भैया, तो कंपटीशन तो ज्यादा होगा। आप ही मान लो, आप ही की क्लास में आप एक लौते बच्चे तो हो नहीं, आपके साथ बहुत सारे और बच्चे होंगे। सही बात है ना? आप अकेले बच्चे तो होगे नहीं अपनी क्लास में, बहुत सारे और बच्चे होंगे। तो क्या बढ़ाएंगे वो आपके साथ? क्या बढ़ा लेंगे भैया? कंपटीशन बढ़ा लेंगे। कंपटीशन जो है बढ़ जाएगा। सेम यहाँ पर भी हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोई हाथ थोड़ा ही मिला लेगा भैया। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उसका जो है प्रॉफिट खाएगी। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन कौन सी जो थी कंट्रीज यहाँ पे थी, कौन कौन सी मेजर कंट्रीज जो थी इंडिया में पहले ही आ चुकी थी। तो किस लिए आई थी? क्या ऐसा खास था इंडिया के अंदर कि सारे देशों को यहीं से चाहिए था? तो ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बंगाल के अंदर रही, कैसे उन्हें फरमान मिल गया था। फिर उसके बाद हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, ट्रेड कैसे बैटल में बदल चुका था। और कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी वो वन ऑफ द बिगेस्ट रूलर बन चुकी थी इंडिया के अंदर। तो चलिए समझते हैं, धीरे धीरे बात को समझते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सी ऐसी कंट्रीज थी जो आई थी, क्यों आई थी, क्या काम था। तो सबसे पहले इन कंट्रीज का जो मैं नाम लिखूंगा उसको अपनी कॉपी में लिखते बैठना। ये मत समझो कि यहाँ पे भाषण चल रहा है, कुछ चल रहा है तो मतलब सिर्फ बैठ के लिखेंगे। इसीलिए मैंने जो है मोबाइल से छोड़कर इसमें शिफ्ट किया। क्यों? क्योंकि आप लोग को देखना है कि भाषण नहीं चल रहा है भाई, लिटरली टीचर मेहनत कर रहा है, भैया आपके जो है मेहनत कर रहे हैं। तो आइए देखिए, एनसीईआरटी बुक जो है आपकी एकदम साथ साथ में ही लेके चल रहा हूँ, इसी के मुताबिक सब कुछ चलेगा, प्लेन इसी के जो है हम लोग इसको फॉलो कर लेंगे। तो इसके हिसाब से सबसे पहली
जो कंट्री इंडिया में आई थी, यूरोपियन कंट्रीज थी, सीधी सी बात है यूरोप से ही आ रही होंगी। तो इसके हिसाब से जो सबसे पहली कंट्री जो इंडिया में आई थी वो थी डच। वो कौन सी कंट्री थी? वो थी डच। डच जो थी वो सबसे पहले इंडिया में आई थी। डच को रूट किसने बताया था? डच को रूट बताया था वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा जो थे एक पोर्तुगीज नहीं, हाँ डच में थे, तो उन्होंने एक्सप्लोर किया था रूट। तो इनका नाम याद रखना फॉर जनरल नॉलेज। वास्को डी गामा कौन थे, उनका क्या काम था, तो फॉर जनरल नॉलेज यू कैन नो अबाउट द फैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते। और कौन कौन सी कंपनी थी? तो फ्रेंच थी, पोर्तुगीज थी, डच थी, फ्रेंच थी, पोर्तुगीज थी। उसके बाद ब्रिटिश मर्चेंट सबसे लास्ट में आती है। ब्रिटिश मर्चेंट्स, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि इंग्लिश मर्चेंट्स इंडिया आ चुके हैं। इंग्लिश मर्चेंट्स अब इंडिया आ चुके हैं, तो मैंने एक आपको नाम बताया था EEIC। EIC किसका नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था। ये याद रखिएगा मुंह पे हमेशा, कभी पूछा जा सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले 1609 में आई थी। देखिए ये डेट हमेशा याद रखिएगा, 1609। कहाँ आई थी? तो सूरत के अंदर आई थी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट ईयर 1615 का, यानी 1615 का साल आता है। 1615 के साल में कौन आता है? थॉमस रो का नाम आता है। थॉमस रो इंग्लिश एम्बेसडर थे। वो कहाँ आए थे? जहांगीर के कोर्ट में आए थे। जहांगीर के कोर्ट में क्या करने आए थे? तो फरमान लेने आए थे, रॉयल फरमान लेने आए थे। फरमान के अंदर क्या लिखा हुआ था? फरमान के अंदर ये सिंपली लिखा हुआ था कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यहाँ पे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है। ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है। यहाँ पे लिखिए, मैं लिख देता हूं, ड्यूटी फ्री ट्रेड। ड्यूटी फ्री ट्रेड का मतलब क्या? कि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना है ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, इसके बाद भी पढ़ेंगे कि कैसे रॉयल फरमान जो है रिवॉल्ट में बदल चुका है। आपका एक टॉपिक दिया हुआ है कि हाँ, हाउ ट्रेड बिकम टू द बैटल। ठीक है, ये हुआ। इंग्लिश एम्बेसडर आ गए। अब इंग्लिश एम्बेसडर 1615 में आए थे और कब तक रहे थे? 1619 तक। और इन्होंने क्या दिलाया था? इन्होंने ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है फरमान इशू करवाया था। फरमान इशू हो गया, अब आता है रॉयल फरमान, तो इशू हो गया। तो अब अपनी फैक्ट्री इन्होंने सबसे पहले कहां लगाई? अपनी जो फैक्ट्री है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो फैक्ट्री है सबसे पहले रिवर हुगली पे लगी थी। इस डेट को भी हमेशा याद रखिएगा कि रिवर हुगली के अंदर जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहली फैक्ट्री लगी थी। और देखिए अब ये आपका खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो चुका है? ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन्स ट्रेड इन बंगाल। ये स्टार्टिंग था, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन्स ट्रेड इन बंगाल की। ट्रेड बंगाल के अंदर कैसे कंटिन्यू हुआ था, कैसे फरमान मिला था, किसने फरमान दिया था? तो जहांगीर ने फरमान दिया था। ये सब चीज मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखी हुई है। चाहो तो फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ, आगे क्या नहीं हुआ, सब पढ़ेंगे। ठीक है, एक सेकेंड यार। अब देखिए, अब आगे की कहानी मैं कुछ आपको बता दूं विस्तार से। ठीक है, आगे की क्या कहानी रहने वाली है सब बता देते हैं आपको। उसके बाद एक टॉपिक आता है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। यहां पे मैं लिख देता हूं, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। एक टॉपिक का नाम है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। ट्रेड कैसे बैटल में बदल गया। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि ये ट्रेड जो है बैटल में इस तरह बदला था, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल, कि रॉयल फरमान जब इशू हो गया तो रॉयल फरमान के अंदर क्या लिखा हुआ था कि रॉयल फरमान के अंदर जो है ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है। ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है। कौन कर सकती है? ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC जो है ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है। अब इसी रॉयल फरमान, यहां लिख देता हूं रॉयल फरमान, RF लिख देता हूं रॉयल फरमान। ठीक है, रॉयल फरमान के ही ऊपर कुछ और ट्रेडर्स थे, कुछ और अन्य ट्रेडर्स थे जो क्या करने लगे भाई? ड्यूटी फ्री ट्रेड करने लगे। ड्यूटी फ्री ट्रेड करने लगे। जंग बेसिकली इसी बात पे हुई थी कि ये वाले जो है ये ड्यूटी फ्री ट्रेड क्यों करेंगे, इन्हें तो फरमान इशू है नहीं। तो ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया की कंपनी के नाम पे ये लोग भी ड्यूटी फ्री ट्रेड करते थे, इसीलिए लड़ाई चालू हो गई। इसीलिए जो है लड़ाई आप लोगों की चालू हो गई। जो NCERT की बुक के अंदर आपका लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है,
अब उस टाइम पे जो है बंगाल के रूलर कौन थे? उस टाइम पे जो बंगाल के रूलर थे उनका नाम था मुर्शिद, उनका नाम था मुर्शिद कुल खान। मुर्शिद कुल खान जो थे बंगाल के रूलर थे उस टाइम पे। और ये किसके द्वारा फॉलो किए जा रहे थे? इन्हें फॉलो किए जा रहे थे अलवर्दी खान की तरफ, जो सिराजुद्दौला को आगे जाके नवाब बनवा दिया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर ही लिखा है। और ये सारे जो थे ना बहुत स्ट्रांग रूलर थे, बहुत स्ट्रांग रूलर थे। और कंपनी कंसेशन, इन सब ने बोला कि भैया हमें कंपनी कंसेशन नहीं देना है। कंपनी कंसेशन क्या है? अब कंपनी कंसेशन थोड़ा समझ लेते हैं। कंपनी कंसेशन है क्या, क्यों मना किया गया कि कंपनी कंसेशन नहीं दिया जाएगा, क्या रीजन था? तो देखिए, अभी तक की जो कहानी मैंने बताई कि ड्यूटी फ्री ट्रेड फरमान के थ्रू इनको हो गया था कि हाँ ड्यूटी फ्री आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद कुछ अन्य मर्चेंट्स जो थे ड्यूटी फ्री ट्रेड करने लगे, तो उसी बात पे बैटल, बेसिकली जो ट्रेड था वो बैटल में बदल चुका था। और यही लड़ क्या हुआ, यही जो था ट्रेड जब बैटल में बदला, तो इसी ने क्या लेट किया? इसी ने जो है ईईआईसी का, इंडिया के अंदर ईईआईसी का जो है एस्टेब्लिशमेंट किसमें कर दिया? इसी ने एस्टेब्लिशमेंट कर दिया था ईईआईसी का इंडिया के अंदर। कैसा? एम्पायर में, इसी ने एम्पायर बना दिया था। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जब दोनों पक्षों में बात नहीं बन रही थी तो दोनों में सीधी सी बात थी कि हाँ दोनों में रिवॉल्ट होगा। वैसा ही कुछ हुआ जैसा हम और आप सोच रहे हैं कि हाँ रिवॉल्ट हुआ। अब रिवॉल्ट हुआ तो यहाँ पे जो बंगाल के वो थे, वो बोले कि भैया हमें टैक्स चाहिए। कंपनी जो थी रिफ्यूज कर रही थी टैक्स देने से, सीधी सी बात ये थी। तो अब रिवॉल्ट हुआ तो अब जो कंपनी थे ना उसने बोल दिया कि डिक्लेयर दैट अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर रनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी एंड ट्रेड कुड फ्लरिश, ओनली द ड्यूटीज वर रिमूव। इट वाज ऑल कन्वीनियंस दैट टू एक्सपांड ट्रेड it had enlarged its settlements by up villages and rebuilt its fort. The conflicts led to the confederation and finally culminated in the famous Battle of Plassey. अब देखिए, दोनों पक्षों में बात बन नहीं रही थी, दोनों में लड़ाई चल ही रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ड्यूटी फ्री ट्रेड जो है कैंसिल हो चुका था, यानी फरमान जो है कैंसिल हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी का फरमान कैंसिल हो चुका था। अब ये जो है दोनों पक्षों की लड़ाई जो थी, इसी का नाम हुआ बैटल ऑफ प्लासी। तो अब बैटल ऑफ प्लासी भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए, तो बैटल ऑफ प्लासी पढ़ लेते हैं। बैटल ऑफ प्लासी पढ़ने के पहले थोड़ा सा रिकैप में दे दूं आप लोग को, हमने क्या क्या पढ़ा। बैटल ऑफ प्लासी पढ़ने के पहले थोड़ा सा रिकैप हो जाए। बैटल ऑफ प्लासी पढ़ने के पहले हमने पढ़ा कि कैसे सिराजुद्दौला अलवर्दी खान के मरने के बाद जो है एम्परर बन गए, जो सिराजुद्दौला। और जो ब्रिटिशर्स थे और जो यहाँ पर आपका मुगल रूलर थे, उनके बीच में कुछ खास बातचीत बन नहीं पा रही थी। दोनों के बीच में क्या हो रहा था? दोनों के बीच में रिवॉल्ट हो रहा था बच्चों। दोनों के बीच में जब रिवॉल्ट हो रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री। इसको कहानी के वे में जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना ज्यादा मजा आएगा हिस्ट्री में। ठीक है, अब पढ़ते हैं द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। द बैटल ऑफ प्लासी, वन ऑफ द रिनाउंड बैटल ऑफ कहा जाता है प्लासी की बैटल को। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दी बैटल ऑफ प्लासी, अलवर्दी खान की मौत, यानी अलवर्दी खान जब डाइड किया था, अलवर्दी खान जब मरा था। अलवर्दी खान कब मरा था? अलवर्दी खान का डाइंग का डेट है 1756। इनके बाद जो है सिराजुद्दौला को जो है गद्दी दी जाती है, यानी मतलब राजा बना दिया जाता है, बिकेम द न्यू नवाब ऑफ बंगाल। और देखिए, सिराजुद्दौला जो था एक बेसिकली पपेट था। सिराजुद्दौला जो था एक पपेट था, पपेट रूलर था। पपेट रूलर का मतलब क्या होता है? सिराजुद्दौला जो था एक पपेट रूलर था। पपेट रूलर का बच्चों मतलब ये होता है कि पपेट रूलर किसी के इशारे पे जो रूलर काम करे उसे हम लोग बोलते हैं पपेट रूलर। अब जो था क्वेश्चन आप लोग के मन में आ रहा होगा, सिराजुद्दौला जो है किसके कहने पे काम करता था? ये सिराजुद्दौला जो है वो ब्रिटिशर्स के कहने पे काम करता था। और ये जो है ट्रेड कंसेशन को भी, प्रिविलेजेस को भी, सब कुछ देता था ब्रिटिश को, जो ब्रिटिशर्स की मांग थी। क्यों? क्योंकि ये एक पपेट रूलर था। जब अलवर्दी खान मरा, अलवर्दी खान भी जो है ब्रिटिशर को थोड़ा बहुत सपोर्ट करता था, लेकिन उसके पहले कौन था?
अलवर्दी खान के पहले जो था मुर्शिद कुल खान, उसको मरवा दिया ये लोग। अलवर्दी खान आए, अलवर्दी खान भी जो है काम करते थे। अब अलवर्दी खान के बाद मरने के बाद उन ब्रिटिशर्स को ये चिंता थी कि भैया अब हमारे ट्रेड में कंसेशन कहाँ से मिलेगा, हमारे ट्रेड में जो है कंसेशन कहाँ से मिलेगा, कंसेशन जो है कहाँ से मिलेगा। क्यों? क्योंकि अलवर्दी खान तो अब नहीं रहा, अलवर्दी खान तो मर गया। तो उसके बाद उन्होंने सिराजुद्दौला को राजा बनवा दिया। सिराजुद्दौला जो है एक पपेट रूलर था, जो सब कुछ जो है ब्रिटिशर्स की जो है सारी मांगों को पूरा करता था, ब्रिटिशर्स की सारी बातों को सुनता था, सारी मांगों को पूरा करता था। तो कुछ इस तरीके से उसके बाद क्या हुआ? सो इट ट्राइड थ्रू विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन सिराजुद्दौला, राइवल्स बिकेम द नवाब and infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his domain and stop fortification and pay revenue. After negotiations failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English. अब देखिए अब हुआ क्या। अब देखिए ये ज्यादा दिन तो चलने नहीं वाला था, कोई किसी के अंदर कुछ ज्यादा दिन काम नहीं करता भाई, सबको अपना अपना चाहिए कि हाँ मेरा खुद का फैक्ट्री हो, मेरा खुद का सब कुछ हो। ठीक है, आप भी जो है किसी के कहने में ज्यादा दिन काम नहीं करोगे, अपना खुद का चाहिए। अगर आपको कोई कुछ बोल देगा तो भैया तो अब लड़ाई हो जाएगी। तो हुआ कुछ ऐसा ही सिराजुद्दौला के भी केस में। सिराजुद्दौला जो है कुछ दिनों के बाद ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देने लगा, ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानता था, ब्रिटिशर्स की बात को नहीं मानता था, बोलता था नहीं मानूंगा। तो जब निगोशिएशन हुआ था, निगोशिएशन मतलब जो बातचीत इनके बीच में हुई थी, निगोशिएशन जो भी होता है, निगोशिएशन जब फेल हो गया तब सिराजुद्दौला जो है 30,000 कितने बच्चों 30,000 सोल्जर के साथ मार्च कर दिया। 30,000 सोल्जर के साथ मार्च कर दिया। किसके ऊपर मार्च कर दिया? इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर मार्च कर दिया भाई। क्यों मार्च कर दिया? तो ये हमने आपको बता ही दिया है। अब सिराजुद्दौला जो नवाब था वो तो राइवल बन गया, उस टाइम पे वही ना नवाब था। अब वो तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राइवल बन गया भैया, राइवल बन गया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सिराजुद्दौला है वो राइवल बन चुका था। और कंपनी डोपेन को जो है उसने स्टॉप करने के लिए बोला था। जो फोर्टिफिकेशन चल रहा था कि भैया कंसेशन चाहिए, उसको बंद करने के लिए उसने बात बोली थी। अब कंपनी भी मानेगी नहीं ना भाई, उसको तो मजा एक बार मिल चुका है कि हाँ भाई हमको टैक्सेशन चाहिए था, हमको टैक्स फ्री चाहिए था, तो वो चीज का तो मजा एक कंपनी को एक बार मिल चुका था। उसने बोला कि नहीं हम लोग आपकी बात क्यों माने, नहीं मानेंगे। तो वही चीज हुआ, बाद में लड़ाई हुई, जिस लड़ाई को हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। अभी और जानेंगे बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला का कितना नुकसान हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी नाम आया इंग्लिश। और देखिए टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कसीम बाजार। कसीम बाजार एक बहुत रिनाउंड और फेमस जगह थी, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने जो है फैक्ट्री लगाई थी। एक बार मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा बोर्ड साफ कर दूं। कसीम बाजार जो है एक रिनाउंड प्लेस थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने जो है फैक्ट्री लगाई हुई थी। कौन सी जगह थी बच्चों? कसीम बाजार। कसीम बाजार, कसीम बाजार के अंदर जो है उसने 30,000 सोल्जर्स के साथ जो है मार्च कर दिया था। कसीम बाजार के अंदर, कसीम बाजार कहाँ पे है? ये हुगली रिवर के पास में एक जगह का नाम है कसीम बाजार। और उसने क्या किया था? ही हैज कैप्चर्ड द कंपनीज ऑफिशियल्स एंड लॉक्ड द वेयर हाउसेज। अब कंपनी जो थी वो अपना सारा ट्रेडिंग का सामान कहाँ रखती थी? वो अपना सारा ट्रेडिंग का सामान वेयर हाउसेज में रखती थी, वेयर हाउसेज के अंदर। तो इसने कसीम बाजार के अंदर पहुंचकर जो है वेयर हाउसेज को लॉक कर दिया था। ही हैज लॉक्ड द वेयर हाउसेज। और उसने जो कंपनी ऑफिशियल्स थे, कंपनी के जो ऑफिशियल्स यानी कंपनी के जो वहां पे काम करते थे लोग, उनको जो है कैप्चर कर लिया था, अपने अंदर कर लिया था। अब ये इन भाई साहब को पता नहीं था कि ये इन भाई साहब के लिए कसीम बाजार में कितनी बड़ी बात होने वाली है। उन्होंने कैप्चर तो कर लिया और उन्होंने डिस्क्लेमर भी दे दिया, मतलब धमकी भी दे दी इंग्लिशमैन को। क्या धमकी दी? उन्होंने डिस्क्लेमर भी दे दिया इंग्लिश शिप्स और मैन को कि यहाँ पे जो है कोई काम नहीं होने वाला है। एंड ब्लॉक द इंग्लिश शिप्स। अब जितनी भी भैया ट्रेडिंग होती थी वो तो हुगली रिवर के पास से ही होती थी। तो इन्होंने क्या किया, वहां पे जो इंग्लिश शिप्स थी यानी जो EIC कंपनी की जो शिप्स आती थी उनको ब्लॉक कर दिया, उनका रास्ता जो है रोक दिया, ब्लॉक्ड, लिख देने दो, ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप्स को जो है इन्होंने रोक दिया, सीधी सी बात है भैया।
लड़ाई चल रही है तो ना मैं तुम्हारे घर आऊंगा ना तुम मेरे इलाके में आओ। बात सही बात है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या हुआ? देन ही मार्च टू कैलकाटा टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फॉर्ट देयर। देखिए एक चीज मेरे से छूट गई जो मैं आपको बताने वाला था। कंपनी ने एक फोर्ट बना लिया था। कंपनी ने जो है एक फोर्ट बना लिया था। कहां पे कंपनी ने फोर्ट बनाया था? कंपनी ने जो है फोर्ट कहां बनाया था बच्चों? कंपनी ने फोर्ट जो है सेंटर में बना दिया था, कलकत्ता के सेंटर ऑफ द कलकत्ता में कंपनी ने जो है फोर्ट बना दिया था। कलकत्ता के सेंटर में फोर्ट बना दिया था। अब ये जो है कसीम बाजार भी पहुंच गए, वहां पे इनका रास्ता भी रोक दिया, सब कुछ कर दिया। तो लड़ाई की तरफ तो खुद ही ये जा रहे हैं आगे। पहले पपेट रूलर बने, उन्हीं की कृपा से इन बेचारे को नवाब बनाया गया, फिर उनके विद्रोह में जा रहे हैं, तो भैया लड़ाई तो होनी पक्की है। तो वैसा ही कुछ हुआ, लड़ाई भी हुई जिसका नाम बैटल ऑफ प्लासी है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। थोड़ा अब आगे देख लेते हैं आगे क्या हुआ। आगे जब ये फोर्ट पे पहुंचे, कंपनी फोर्ट के ऊपर इन्होंने कंट्रोल पाने के लिए इन्होंने फोर्ट के ऊपर भी मार्च कर दिया। कंट्रोल ओवर दी कंपनी कंपनी के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए इन्होंने फोर्ट पे जो है मार्च भी कर दिया। फोर्ट पे मार्च कर दिया भैया फोर्ट के ऊपर। अब तबाही मचा देंगे, मार दूंगा काट दूंगा वाला सीन आ गया है भैया। अब लड़ाई होना ही होना है, ये चीज हमेशा याद रखो कि अब ये लड़ाई होना ही होना है। क्यों होना है? क्योंकि ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन चुके थे। सिराजुद्दौला ने पहली चीज क्या की, उनकी बात नहीं मानी। वो पपेट रूलर था, पपेट रूलर से हट चुका था। अब वो 30,000 सोल्जर्स के साथ कहां मार्च कर गया था? कसीम बाजार में मार्च कर गया था। कसीम बाजार में उसने क्या किया? कसीम बाजार के अंदर जो है उसने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कैप्चर कर लिया, वेयर हाउसेस को बंद करा दिया। उसके बाद जो है फोर्ट, जो ब्रिटिशर्स का फोर्ट था, उसको पहुंच के वहां पे भी कैप्चरिंग चालू कर दी। On hearing this news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive। अब देखिए, अभी तक कंपनी को नहीं पता था, लेकिन जब ये न्यूज कंपनी के पास पहुंची, कंपनी ऑफिशियल्स उस टाइम पे कहां थे? उस टाइम पे वो लोग मद्रास में थे। अब हुआ ये कि भाई अब किसको भेजा जाए? अब वहां पे लड़ाई ऐसी चल रही है, तो वहां पे किसी ना किसी रिनाउंड आदमी को भेजना पड़ेगा जो जाके सारी सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो उनमें से एक रिनाउंड आदमी का नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव। वेरी इंपॉर्टेंट नेम। इसको जो है अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर हाईलाइट कर लो। यहाँ पे साइड में मैं एनसीईआरटी बुक का पेज लगा दूंगा, यहाँ पे हाईलाइट कर लेना, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव वन ऑफ द, इनको भेजा गया मद्रास से। कहां से बच्चों? मद्रास से भेजा गया। कमांड कर रहे थे फोर्सेस को, फोर्सेस के साथ जो है इनको भेजा गया था भैया। कहां पे? कलकत्ता के अंदर जाके सिचुएशन हैंडल करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया था। And reinforced the naval fleets. Prolonged negotiation with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against the Sirajuddaulah at Plassey. One of the main reasons for the defeat of Nawab was the forces led by Mir Zafar. One of the Sirajuddaulah commanders never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab. अब देखो, घर का भेदी लंका डाय वाली बात हो गई यहाँ पे। अब देखिए हुआ क्या। हुआ ये कि रॉबर्ट क्लाइव जो है दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? रॉबर्ट क्लाइव ने ये दिमाग लगाया, रॉबर्ट क्लाइव ने जो है ये दिमाग लगाया कि भैया यहाँ पे 30,000 सोल्जर्स हैं। 30,000 सोल्जर्स को डिफीट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इसके पास इतनी फोर्सेस नहीं थी। उस टाइम पे ये सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी। और इसने जो लगाया कि भैया वहां का कमांडर कौन है जो आर्मी कमांड कर रहा है वहां की, इसने देखा मीर जाफर को। मीर जाफर जो थे वहां के कंपनी कमांडर थे। अब इसने मीर जाफर को ही पकड़ा। उसने बोला कि अगर हम लोग ये बैटल जीत जाते हैं तो अगले नवाब जो है आप बनिएगा, और ये एक्सेप्ट भी कर दिया। इसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मीर जाफर ने कि हाँ भाई अगला नवाब मैं ही बनूंगा, ठीक है। क्लाइव ने बोल दिया। तो इसको क्या माना जाता है? वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, इसको वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन माना जाता है। किसकी हार की? सिराजुद्दौला की हार की। सबसे बड़ी रीजन यही थी, सिराजुद्दौला की। नहीं तो उस टाइम पे इसको हराना मुश्किल था सिराजुद्दौला को, उसके पास सब कुछ था। तो इस बैटल को बैटल ऑफ प्लासी ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्लासी के अंदर लड़ी गई थी, इसलिए इसको बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। और कब जीता रॉबर्ट क्लाइव? कब जीता रॉबर्ट क्लाइव? जो है 1757 के अंदर जीता। और उसने जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा भी आगे करेगा वो।
आगे पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ, दी प्रॉमिस ऑफ द रिचर्स। ये देखिए एक ये प्रॉमिस ऑफ द रिचर्स, थोड़ा मैं कैमरामैन को बोलूंगा जूम करने के लिए। प्रॉमिस ऑफ द रिचर्स को क्या दिया हुआ है, ये पढ़िए मेरे साथ पढ़िए, मैं आपको बताता हूं इसमें क्या है। द tertial ambitions of mercantile East India Company were viewed the distrust and doubt in England. After the Battle of Plassey, Robert Clive wrote of William Pitt on the principal secretaries of the state of English monarch on 7 January 1759 from Calcutta, but so large sovereignty may possibly be an object to expensive Marcelline Company. I flatter myself that there will be a little or no difficulty in obtaining the absolute possession of this rich kingdoms. Now I leave you to the judge whether an income yearly of 2 million sterling with the possession of 3 provinces be an object deserving the public attention. इस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है, इस लेटर के अंदर ये चीज लिखा हुआ है, इस लेटर के अंदर बच्चों ये लिखा हुआ है जो रॉबर्ट क्लाइव है आफ्टर कंकरिंग दी बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद वो एक लेटर लिखता है। कहाँ लिखता है, इंग्लैंड में एक लेटर लिखता है। किसको लिखता है, रॉबर्ट पिट के पास एक लेटर लिखता है। वो रॉबर्ट पिट के पास एक लेटर में क्या लिखता है भैया रॉबर्ट पिट, कि देखो इस रिच किंगडम को कन्कर करने में हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सीधी बात, वी कैन कन्कर दिस रिच किंगडम। उसने ये लेटर किसको लिखा, रॉबर्ट पिट को लिखा। और आगे जो है उसने जज के ऊपर कमांड छोड़ दी कि क्या कन्कर करना है, नहीं करना है, आर्मी भेजना है, नहीं भेजना है, ये सारी कमांड रॉबर्ट क्लाइव ने किसको ऊपर छोड़ दी, जज के ऊपर छोड़ दी, रॉबर्ट क्लाइव। तो यहां से कह सकते हैं ये मेन आदमी इसीलिए होता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव मेन आदमी इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसी ने जो है मेन जो है एब्सोल्यूट पावर का इंडिया के अंदर जो EIC का एब्सोल्यूट पावर का बात किया था, ये रॉबर्ट क्लाइव ने ही कहा था, इसीलिए इसको वन ऑफ द मेन वो कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे कहता है आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला assassinated and Mir Jafar made the Nawab. The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. Its prime objective was the expansion of trade. If this could be done without conquest through the help of the local rulers who were willing to grant privileges, then territories need to be taken over the directly. अब देखिए यहाँ पे बात क्या होती है बच्चों, यहाँ पे सीधी बात होती है डिफीट ऑफ प्लासी। जब प्लासी के बैटल ये लोग हार चुके थे, डिफीट ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ, डिफीट ऑफ प्लासी के बाद ये हुआ कि सिराजुद्दौला को जो है यहाँ पे असैसिनेट कर दिया गया, मार दिया गया, सीधी बात असैसिनेट कर दिया गया। मीर जाफर घर का वेदी लंखड़ाए वाला मीर जाफर जो था, इसको जो है न्यू नवाब बना दिया गया, मीर जाफर को जो है न्यू नवाब बना दिया गया। अब इतने में ही है ना, ये ब्रिटिशर्स का जो है ना पेट नहीं भरा, अब ब्रिटिशर्स को और चाहिए था। और इनको क्या चाहिए था भाई, इतना सब कुछ तो ले ही लिया, अब इनको एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी फुल कंट्रोल चाहिए था। ब्रिटिशर्स को जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी फुल कंट्रोल चाहिए था। दे वांट फुल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी जो है ब्रिटिशर्स को फुल कंट्रोल चाहिए था, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी फुल कंट्रोल चाहिए था। और इसके लिए उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि वो लोकल रूलर्स की हेल्प से कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, जिसके डायरेक्ट प्रिविलेजेस जो लोकल रूलर्स हैं उन्हें ग्रांट कर सकते हैं, नहीं तो वो लोग लड़ाई करके पालेंगे। तो ये कुछ था बैटल ऑफ प्लासी बच्चों। बैटल ऑफ प्लासी, होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। बैटल ऑफ प्लासी में हुआ क्या, जो सिराजुद्दौला था वो एक पपेट रूलर था जिसने बात नहीं मानी, किसकी बात नहीं मानी, ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानी। वो जाके कहा, वो कौन से बाजार के अंदर जाके किया था, उसने जो है कसीम बाजार के अंदर जाकर जो है ब्रिटिशर्स का जो वेयर हाउसेस था उसको लॉक कर दिया, ब्रिटिश ऑफिसर उसको कैप्चर कर लिया। उसके बाद जो है वो लड़ाई करने जाता है। उसने कितने 1000 सोल्जर के साथ मार्च किया था, 30,000 सोल्जर्स के साथ उसने जो है मार्च किया था, 30,000 सोल्जर के साथ मार्च किया था। ये बात कहां पहुंच गई, मद्रास पहुंची। मद्रास से कौन आए, रॉबर्ट क्लाइव आए। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने मीर जाफर को पकड़ा जो कि कंपनी कमांडर था। मीर जाफर को क्या प्रॉमिस किया, मीर जाफर को ये प्रॉमिस किया कि भैया तुम्हें न्यू नवाब बना देंगे। न्यू नवाब का प्रॉमिस सुनते ही मीर जाफर जो है पिघल गया और उसके बाद उसने जो है धोखाधड़ी कर दी, किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ। उसके बाद 1757 की लड़ाई के बाद जो है मीर जाफर को न्यू नवाब भी बना दिया गया और सिराजुद्दौला को असैसिनेट भी कर दिया गया।
Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet Nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if wanted respect from the subjects. What could the company do? When Mir Zafar protested, the company disposed him to install Mir Qasim in his place. अब देखिए कंपनी वाले किसी के भी नहीं है। अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। मीर जाफर जो है गद्दारी कर चुके थे किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। इनके साथ भी गद्दारी करेगी कौन? कंपनी। तो बस अब यहीं तक बताएंगे आपको। थोड़ा मीर कासिम का इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद अगली क्लास नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेक्चर ज्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है बच्चों। उसके बाद थोड़ा बहुत डिटेल बता दूंगा कि आपका कैसे क्या क्लास वाला रहने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं क्या हुआ। मीर जाफर को न्यू नवाब बना दिया गया था। कंपनी जो था ना वो समझ गया था कि पपेट रूलर से भी जो है वो कंट्रोल नहीं मिल पा रहा है। तो पपेट रूलर जब मीर जाफर को हटाने की बात की तो मीर जाफर ने प्रोटेस्ट किया। मीर जाफर ने जो है प्रोटेस्ट किया। वो वाली सोवरेनिटी और डिग्निटी कंपनी को नहीं मिल पा रही थी पपेट रूलर के पास से भी, जो वो मेंटेन करना चाहते थे। तो मीर जाफर को रिप्लेस किया, तो इनकी जगह मीर कासिम को लाया। मीर कासिम की एंट्री हो चुकी है। इसीलिए बोलते हैं कि कभी कभी गद्दारी भी खुद के ऊपर आ जाती है। देखिए मीर जाफर के ऊपर भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि गद्दारी की इन्होंने, और इन्हीं के ऊपर आके इनकी गद्दारी जो है वापस पड़ गई। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम द नबूब्स, कंपनी रूल एक्सपांड्स, टीपू सुल्तान वाला चीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वॉर विथ मराठास। वो थर्ड लेक्चर होने वाला है, फोर्थ लेक्चर में चैप्टर खत्म होगा। तो अब कुछ बात कर लेते हैं। ये बात रहने वाली है क्या कि आपका हिंदी जो है जैसे लेक्चर आ रहे थे हिंदी के वैसे ही आएंगे। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस ये अब इसी फॉर्मेट में पढ़ाया जाएगा। और दूसरी बात, आप लोगों से बहुत सारे बच्चे लेक्चर देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब करो भाई। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो हमारा चैनल फेमस हो पाएगा, और चैनल फेमस हो पाएगा तभी तो हम लोग आपके लिए लेक्चर्स ला पाएंगे। और आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का आज जो है क्वेश्चन आंसर अपलोड हो जाएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।